आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज हम लोग घटना चक्र के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? यूनानी आक्रमण है। इससे पहले जितने भी टॉपिक था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं और इसके पहले वाला जो चैप्टर है 6ठी शताब्दी वाला उसका ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसके बाद अभी जो है यूनानी आक्रमण हम लोग देखेंगे, साथ ही इसी के साथ इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है उसका हम लोग सेशन अगले टॉपिक में करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं यूनानी आक्रमण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग जरूर देखेंगे और साथ ही इसको किस तरह से एग्जाम में पूछता है उसका हम लोग उसका जो है हम आपको बताएंगे किस तरह से एग्जाम में पूछता है। तो सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही जो है सभी सब्जेक्ट का जो घटना चक्र का है वो हम उपलब्ध कराएंगे। तो अभी इतिहास का चल रहा है, अब अल्टरनेट करेंगे, दो दिन चलेगा जियोग्राफी का, 2 दिन इतिहास का और 2 दिन पॉलिटी का। वैसे करके हम अल्टरनेट करके सभी सब्जेक्ट लाएंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट लाएंगे तो दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा पीछे हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अभी आने वाला है बिहार एसआई का जहाँ से घटना चक्र से क्वेश्चन पूछता है। साथ ही इसका साइंस का कवर भी हम लोग कर लेंगे साथ ही साथ। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में, कहाँ है तो ये ईरान, ध्यान देना, ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय ने किस साम्राज्य का है तो हखामनी साम्राज्य की स्थापना किया था। तो यहाँ से सवाल ये पूछता है कि हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ से कुरुस और साइरस द्वितीय। अदरवाइज यहाँ से क्या सवाल पूछ लेगा कि यह जो है साम्राज्य कहाँ पे विस्तृत था, तो ये ईरान में था। जो साइरस द्वितीय है इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, कब से कब तक है, ये जो है टाइम पीरियड मिलान करने में आजकल पूछता है। तो 558 ईसा पूर्व से लेके 529 ईस्वी तक, तो यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम पीरियड जो है मिलान करने में आता है। आगे कहता है कि बेहिस्तून पर्सी पोलिस तथा क्या लिखता है नक्श ए रुस्तम अभिलेख जो है, ये जो अभिलेख दिया गया है कि दारा प्रथम के शासनकाल का है। तो यहाँ से जो है ये जो अभिलेख आपको लिख देगा, ठीक है, नक्श ए रुस्तम जो लिख देगा और पूछेगा ये किसके शासनकाल का था, तो ये दारा प्रथम के शासनकाल का। और दारा प्रथम का शासनकाल जो है कब से कब है तो 522 ईसा से लेके कब तक है 486 ईसा पूर्व तक है। इसने भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ये जो अभिलेख दिया गया है इस अभिलेख से भारत और पारसिक जो देश है उन दोनों के संबंध के बारे में इसमें बताया गया कि दोनों के बीच में कैसा संबंध था भारत और पारसी के बीच में। तो अभिलेख जरूर याद रखिएगा। साथ ही दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों, कितना प्रांत 23 प्रांत का उल्लेख जो है उनके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। यानी दारा के समय जो है, यानी दारा का जब साम्राज्य था या उसका टाइम पीरियड बोल सकते हैं, तो जो दारा के समय में कहा था कि 23 प्रांतों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो यहाँ से जो है बेहिस्तून जो अभिलेख है इससे मिलता है। तो यहाँ से ध्यान में याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछ लेगा कि दारा के समय जो है 23 प्रांतों का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो बेहिस्तून अभिलेख से मिलता है, ठीक है। साथ ही अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहता है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत जो है दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। कौन सा प्रांत था, तो किसके पता चलता है, हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसके विवरण से या किसके जानकारी से, ये भी पूछ सकता है, या किसके अनुसार भी कह सकता है, किसके अनुसार जो है दारा का जो साम्राज्य है, दारा का साम्राज्य कौन 20वें क्रम का था, तो इसके यहाँ से हेरोडोटस के टाइम से। तो दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलित आय प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से कितना है, टैलेंट कितना है, तो 360, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि टेसियस क्या है, टेसियस या अर्थजर्कसीन है का राजवैद्य था, ठीक है। यह क्या है, टेसियस जो है, टेसियस कहता है क्या है, अर्थजर्कसी जो है इसका क्या था, राजवैद्य था, ठीक है। कौन था, तो टेसियस जो है राजवैद्य था। साथ ही पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ था। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये चीज़ है कि पारसिक संपर्क क्या है, पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप, यानी जब पारसिक से संपर्क हुआ तब कहता है कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में, यानी पश्चिमोत्तर जो प्रदेश पड़ता है उसमें खरोष्ठी नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ था। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किससे संपर्क होने के कारण जो है खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ था, तो पारसिक से संपर्क, ठीक है, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई है। तो ये सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है कि जो खरोष्ठी लिपि का जो जन्म हुआ है किस लिपि से हुआ था, तो अरमाइक लिपि से हुआ है, ठीक है। और पारसिक या ईरानी स्वर्ण मुद्रा
क्या कहता है कि पारसिक या ईरानी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा क्या है, सिगलोई कहलाती है। यानी पारसिक जो है या ईरान के, पारसिया को ईरानी भी बोल सकते हैं, तो उसका जो स्वर्ण मुद्रा होता था उसको डेरिक बोला जाता था, और रजत मुद्रा होता था उसको सिगलोई कहलाता था। तो यहाँ से दोनों चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ईरान के जो स्वर्ण मुद्रा उसको क्या कहा जाता था, डेरिक कहा जाता था, और रजत मुद्रा उसको सिगलोई कहा जाता था। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित था। यानी कहता है कि ईरान के जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहाँ पे कौन सा था, तो रजत वाला मुद्रा, जिसको क्या बोलते हैं, सिगलोई बोला जाता है। आगे, महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। ठीक है, यहाँ से क्या कहता है कि महापद्म नंद के उत्तराधिकारी की संख्या, यानी महापद्म नंद था उसका उत्तराधिकारी के बारे में जानकारी मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, तो पुराण से मिलता है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे मिलता है तो पुराण से और बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। तो जब ये जानकारी मिलता है तो कितना उसका मिलता है, तो यहाँ से 8 मिलता है। इस वंश के, ठीक है, अंतिम शासक घनानंद था। यानी महापद्म नंद कहता है कि यहाँ से जो है इस वंश के जो है घनानंद जो है अंतिम शासक था, जो सिकंदर का समकालीन था। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि घनानंद जो है किसका समकालीन था, तो सिकंदर के समकालीन हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि उसे यूनानी लेखकों ने क्या कहा था, अग्रमीज कहा है। किसे, तो उसे जो है क्या कहा है, यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। अब कहता है किसको कहा था, इसको घनानंद को कहा था। आगे कहता है क्या कि जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति मानता था। ठीक है, इसको धनाढ़ व्यक्ति मानता था घनानंद को। भद्रसाल उसके सेनापति थे, जो भद्रसाल था वो सेनापति था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि सिकंदर मैसिडोनिया के छत्रक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। तो सिकंदर ये यहाँ से पूछेगा सिकंदर किसका पुत्र था, तो फिलिप द्वितीय का पुत्र था। खामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। यानी यहाँ से क्या कहता है कि हखामनी जो साम्राज्य था उसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में, यानी जो बसंत सीजन होता है उसके अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर जो है भारत की ओर बढ़ा। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस लिया। ठीक है, जहाँ क्या कहता है कि हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ से बनेगा आगे, जो उस समय पंजाब और सिंध के प्रदेशों में विद्वान था। आगे कहता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था। यहाँ से चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है कौन सा राज्य एक गणराज्य था, तो यहाँ पर हो जाएगा अश्वक एक सीमांत गणराज्य था। ठीक है, अश्वक हो जाएगा, अश्वक नहीं है, सॉरी अश्वक है। ठीक है, तो यहाँ अश्वक आप ध्यान रखिएगा। जिसकी राजधानी कहाँ है, तो जिसकी राजधानी है मस्सग है। ठीक है, मस्सग इसकी राजधानी हो जाएगा। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे गए। पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। यानी क्या कहता है कि यूनानी लेखक जो है, यूनान के लेखक ने क्या क्या वर्णन किया कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है बहुत सारे पुरुष क्या हुआ था, वो मारा गया था। तो बहुत सारे पुरुष मारने के कारण जो है ना स्त्री ने भी शस्त्र धारण कर लिया, यानी स्त्री भी शस्त्र उठा लिया। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कहता है कि सिकंदर जो स्त्री को भी मौत के घाट उतार दिया। पुरु, जिसको क्या कहा जाता है, पुरस कहा जाता है, यानी पुरु का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ है। क्या कहता है कि पुरु जो है, पुरु का राज्य झेलम, पुरु का राज्य यानी कहने का मतलब जो पोरस है ना वो किस नदी के, झेलम और चिनाब नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। पुरु को क्या कहते हैं, पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। ठीक है, पुरु को क्या बना लिया, अपना मित्र बना लिया। उसे अपना राज और कुछ नए इलाके प्रदान किया। ठीक है, क्या कहता है, उसको कुछ नया इलाका दिया, किसको, पुरु को दिया। सिकंदर ने दो नगर कौन कौन से हैं, तो सिकंदर जो है 2 नगर, वो दोनों नगर का नाम जरूर याद रखना है, क्या है, निकैया तथा बौके फला की स्थापना किया था। बौके फला की स्थापना किया और निकैया नामक 2 राज्य की स्थापना की था। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष की चरम बिंदु सिद्ध हुई। यानी कहता है कि जो ब्यास नदी था यहाँ जो है सिकंदर के उत्कर्ष
का चरम बिंदु है, यानी इसके बाद जो है यहीं तक इसका मतलब कहने का मतलब अंतिम सीमा रह गया। सिकंदर का जो अंतिम सीमा हो गया कौन सा हो गया, ब्यास नदी हो गया। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसे स्वदेश लौटने का फैसला लिया गया। मतलब कहने का यह है कि ब्यास नदी तक ही जो है सिकंदर का जो है अभियान रहा, उसके बाद जो है आगे नहीं बढ़ा। 2323 ईसा पूर्व लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई, यानी 2323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गया। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेशक जैसे निकैया, बौके, फला, सिकंदरिया स्थापित हो गया। ठीक है, व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में किसका है, उलुक शैली के सिक्के ढाले गए। यानी कहता है कि व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप जो क्या है यूनानी मुद्राओं के अनुसरण पर, यानी किसके आधार पे, तो यूनानी जो मुद्रा होता है उसके अनुसार पे भारत में कौन सा शैली में, तो उलुक शैली में सिक्का ढाले गया है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा कि उलुक शैली जो है किसके सिक्के पर आधारित है या किस सिक्के का अनुसरण किया गया था, तो यूनानी सिक्के का अनुसरण किया गया। तो यहाँ से इतना ही। अब हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कहता है कि सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका शासन था, तो ये नंद वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो सिकंदर महान के समकालीन कौन था, तो घनानंद था। यहाँ से ये कथन वाला हो जाएगा, तो कथन में चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे। क्या था कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 से भारत को छोड़ा। तो यह कथन बिल्कुल सही है, 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था, क्योंकि ब्यास नदी के जो है इसके बाद जो है ब्यास नदी से आगे बढ़ने के लिए जो है सेना इनकार कर दिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। यह कथन बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन, और ऑलरेडी कब पूछा है, 2013 में पूछ चुका है। तो मशक जो है यहाँ की जो स्त्रियाँ थे क्या धारण कर लिया था, शस्त्र धारण कर लिया था। अब यहाँ हो जाएगा अगला क्वेश्चन, क्या कहता है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारण थे, यानी सफल होने का क्या कारण था। तो पहला कहता है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। यह कथन बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि उसकी फौज बेहतर थी। यह भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसका फौज ने सशक्त था। अगला कहते हैं उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। यह भी कहना सही है कि जो भी देश में आक्रमण करने जाता था तो वहाँ के कुछ शासक जो है सिकंदर को मदद कर देता, जिस वजह से जो है वो जीतने में सफल हो गया। अदरवाइज अपना देश में अगर वो मजबूत रहता तो सिकंदर उस पर आक्रमण नहीं करता। वह एक अच्छा प्रशासक था। यह कथन बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो उसका नाम क्या था, पोरू था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ठीक है, तो सिकंदर के साथ भारत जो है यह जो है डाइमेकस जो है भारत में इसके साथ नहीं आया था, निर्याकस आया था। बाकी ये जो है ये भी आया था, लेकिन डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो आज के लिए इतना ही, और सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।